हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू चैनल लेजेंड टीचिंग। आज हम बात करते हैं जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट के बारे में। तो देखिए आज इस टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जेंडर और क्या होता है, सेक्स क्या होता है, सेक्स की फॉर्मेशन, जेंडर कंस्ट्रक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। जेंडर के रोल क्या क्या होते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है। तो इन सबको हम बहुत डीपली स्टडी करेंगे। बहुत छोटी सी वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है, बट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीटेट में इसके एक दो क्वेश्चन हर बार रिपीट होते ही होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले वर्ड आता है सेक्स। सेक्स क्या होता है? सेक्स जो है एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट होता है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट का मतलब है ये ईश्वर ने एक निर्धारित कर दिया है कि जो भी इंडिविजुअल है ये या तो मेल होगा या फीमेल होगा। ये बाय बर्थ होता है। ये हमारे हम ये एक ऐसा स्टेटस है जो कि इम्पोज्ड होता है, या आप कह सकते हैं एस्क्राइब्ड होता है। इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इम्पोज मतलब आप पे थोपा गया है ये ईश्वर के द्वारा, या फिर ये कह लीजिए जो भी यूनिवर्स है, जो क्रिएचर है उसके द्वारा। ठीक है, तो सेक्स जो होता है क्या है यहाँ पर? बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर के बारे में। तो जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट होता है। आपकी जो फेमिनिज्म और सोशियोलॉजी की जो थ्योरी है उनमें ये लाइन लिखी गई है कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। मतलब ये सोसाइटी के द्वारा बनाया गया है जो जेंडर वर्ड है। और ये क्या है? अचीव्ड स्टेटस है। मतलब ये हमारे पास हमें हमारे ऊपर थोपा नहीं गया, इसको हमने अचीव किया है। जैसे जैसे पीढ़ियां गुजरती गई है, जेंडर का कंसेप्ट जो है और भी ज़्यादा डीप होता गया है। और इसमें हम बेसिकली बात करते हैं मस्कुलिन करेक्टरिस्टिक्स, फेमिनिन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इनको हम आगे की स्लाइड्स में और डीपली स्टडी करेंगे। सेक्स के बारे में हम देखते हैं कि ये कैसे बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है। अगर आपने साइंस में पहले भी पढ़ा होगा स्कूल टाइम में कि जो जितने भी आपके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, टोटल हमारे अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 जो है ऑटोसोम्स होते हैं, और जो 23rd पेयर है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। इसमें आपके दो फैक्टर होते हैं, एक्स फैक्टर और वाई फैक्टर। अगर मेल और फीमेल जो है वो किस तरीके से बनते हैं, अगर दोनों फैक्टर एक्स एक्स मिलते हैं तो फीमेल बनता है, और अगर एक भी वाई फैक्टर आ जाता है जहाँ पर वो मेल होता है, तो एक्स वाई जो है वो मेल बनाता है। ये छोटा सा कंसेप्ट है साइंस का। ये मैंने आपके सामने इसलिए दिखाया तो क्योंकि इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आ जाता है। एक बार सीटेट में इसका क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो उसमें पूछ ले जाते हैं कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं या कितने पेयर्स हैं, और कौन सा जो एक्स एक्स और एक्स वाई के बारे में भी पूछ लिया जाता है। और दूसरा ये भी कि आपका बायोलॉजिकल कंसेप्ट इससे क्लियर होगा कि इस एक्स एक्स और एक्स वाई मिलने में हमारा कोई भी जोर नहीं है। ये सब पहले से निर्धारित है, या फिर कह सकते हैं ये नेचर पे डिपेंड करता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। और ये इम्पोज्ड स्टेटस होता है, हमारे ऊपर इम्पोज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेंडर की। तो जो जेंडर वर्ड है ये सोसाइटी द्वारा निर्मित है। सोसाइटी ने इसे बनाया है। सोसाइटी ने तय किया है कि मेल और जो फीमेल, जो मतलब जो बायोलॉजिकल मेल जन्म लिया जिस बच्चे ने, और जिसने फीमेल की तरह जन्म लिया है, उन दोनों के रोल्स जो हैं वो फिक्स कर दिए हैं सोसाइटी ने। उसके अकॉर्डिंग कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स कर दी हैं कि ऐसा जो दिखेगा वो मस्कुलिन कैटेगरी में आएगा, और इस टाइप के जो फीचर्स होंगे कुछ वो फेमिनिन में आएंगे। और उन फीचर्स के अकॉर्डिंग मैन और वुमेन का डिवीजन जो है वो किया गया है। फॉर एग्जांपल हम समझते हैं कि मैन जो है उसमें मस्कुलिन करेक्टर्स होंगे, उनका फिजिक थोड़ा स्ट्रांग होगा, वो देखने में थोड़ा स्ट्रांग होंगे, उनके अंदर थोड़ा पावर भी ज़्यादा आएंगी, और उनके फेस पे, बॉडी पे कुछ हेयर ग्रोथ होती है, और भी कुछ फिजिकल अपीयरेंस होता है जो कि एज कंपेयर टू वुमेन उनका अलग होता है। ऐसे फेमिनिन करेक्टर जो है वो वुमेन से रिलेटेड है। तो जो वीमेंस हैं उसमें बिल्कुल उनका कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो मेल में नहीं होते और फीमेल में होते हैं, तो उनको फेमिनिन करेक्टर बोल दिया जाता है। उनका रहने का, बैठने का तरीका, चलने का तरीका, बात करने का तरीका, ये सब भी इसमें शामिल है। तो इससे क्या पता चलता है कि जो जेंडर है वो सोसाइटी ने बनाया है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, और जो हमारा सेक्स था वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट था। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जेंडर स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप वर्ड जहाँ पे भी आ जाता है वहाँ पर आप कुछ इस तरीके से समझिए कि आपके जो पुराना जो ट्रेडिशन चलता आ रहा है, ट्रेडिशन में क्या होता है कि अपना अलग अलग कल्चर होता है। हर कल्चर में कुछ कहावत होती है जो हमारे पुराने जो पूर्वज हैं वो बोल के गए थे। जैसे
इसमें मैंने एग्जांपल लिया है कि बॉयज डोंट क्राई, कि हमारी सोसाइटी में थोड़ा ये कथन जो है बहुत ज़्यादा चला हुआ है कि जो लड़के हैं वो कभी रोते नहीं हैं। और जो मैन हैं वो ब्रेड विनर होते हैं फैमिली के, वही हमारी रोजी रोटी कमाते हैं, जो आदमी लोग होते हैं, और जो वुमेन होती हैं वो हाउसवाइफ्स होती हैं। तो इस तरह के कुछ जो कथन होते हैं वो सब किस में आ जाते हैं, स्टीरियोटाइप में, कि मतलब जो पुराने से चले आ रहे हैं, जो शुरू से चले आ रहे हैं और हम उनको एज इट इज फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अब ये जरूरी नहीं है कि ये जो सारे कथन है ये सच ही हो। क्या आप खुद अपना दिमाग लगाइए कि बॉयज क्या रोते नहीं है, बॉयज ढूंढ रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता। बॉयज हो चाहे गर्ल हो, है तो ह्यूमन बीइंग ही ना। तो वो भी हर्ट होते हैं, उनको जब हर्ट होते हैं तो उनको भी उनके इमोशंस होते हैं, उनको भी रोना आता है। तो ऐसा नहीं है कि बॉयज़ डोंट क्राई। हाँ, लेकिन ये है हमारे सोसाइटी में ये प्रचलन है, तो बहुत सारे बॉयज़ हैं वो इसको अपने माइंड में बचपन से ही बिठा लेते हैं कि बॉयज़ डोंट क्राई, और वो अंदर-अंदर डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन सबके सामने जो रोना है उसको मतलब स्वीकार नहीं करते, सबके सामने रोते नहीं हैं, और वो नहीं रोते तो उनका जो अंदर की फ्रस्ट्रेशन है, इरिटेशन है, वो बाहर नहीं आ पाती, और इस वजह से उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन का भी सामना करना पड़ता है। ये ऐसी चीज़ें आपने बहुत देखी होंगी सोसाइटी में। तो मतलब क्या है, ये स्टीरियोटाइप्स जो है एक तरीके से इनको सच नहीं बोला जा सकता। दूसरा हम एग्जांपल देखते हैं, जो कि इसमें है मेन आर ब्रेड विनर ऑफ फैमिली, की आदमी जो है वो ही ब्रेड विनर है। ब्रेड विनर मतलब जो रोजी रोटी कमाने वाला। तो ऐसा तो नहीं है, आज के टाइम पे मेन हो चाहे वीमेन हो, दोनों ही ब्रेड विनर है। कई बार ऐसा देखा गया है कई फैमिलीज में, जो मेन है वो घर का सारा काम संभालते हैं, और या फिर घर पे ही रहते हैं, इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाते। उन घरों में जो वीमेन है, उन जो उनकी हाउस वाइफ्स का भी काम करती हैं वीमेन, और हाउस वाइफ्स के साथ साथ में अपना जॉब भी करती हैं, कुछ बिजनेस है वो भी संभालती हैं, और वो भी ब्रेड विनर मतलब हो सकती हैं फैमिली की। तो ये भी आपका गलत रहा यहाँ पे। थर्ड है वुमेन आर हाउस वाइफ्स, तो ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। ये जरूरी नहीं है कि वुमेन हाउस वाइफ्स ही हों, वुमेन जो है वो बिजनेस पर्सन भी हो सकती हैं, और आपका जो भी है सर्विस में भी जा सकती हैं, जॉब्स में भी जा सकती हैं। ठीक है। तो ये आपका आ गया जेंडर स्टीरियोटाइप। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका जेंडर बायसनेस। जेंडर बायस वर्ड आपने बहुत जगह सुना होगा। जेंडर बायस का मतलब है कि आप जो है मेल और फीमेल जो है उनमें से किसी एक जेंडर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, यानी कि पार्शियलिटी करना, भेदभाव करना, है ना। आपने वर्ड सुना होगा लिंग भेदभाव करना। कई लोग क्या होते हैं, पहले जैसे चला था भ्रूण हत्या का कंसेप्ट बहुत चला था, उसके लिए एक नोटिस भी लगा दिए जाते हैं कि भ्रूण हत्या जो है दंडनीय अपराध है। क्योंकि क्या होता था कि जो अपना अल्ट्रासाउंड्स वगैरह से जो प्रेग्नेंट मदर होते थे, उनको पता चल जाता था कि उनके गर्भ में जो है वो लड़की है। तो उनके फैमिली वाले या कई बार मदर भी खुद जाके उनको मतलब मरवा देती थी, या फिर मतलब वट एवर जो भी है, ये सब क्या आ जाता है आपका जेंडर बायसनेस में आ जाता है। तो मतलब एक हमारे सोसाइटी में एक छवि बनी हुई है कि मेल्स जो है वो ज़्यादा सुपीरियर होते हैं फीमेल से। तो मेल को कई बार ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। मैं हर कल्चर की बात नहीं कर रही, कुछ कल्चर्स की मैं बात कर रही हूँ, कुछ सोसाइटीज़ में। बट ऐसा हर जगह नहीं है अभी। बहुत लोगों को एजुकेशन के थ्रू या फिर अवेयरनेस के थ्रू बहुत लोग जो है वो इसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आजकल, और ये बहुत कम होता जा रहा है। तो एक एग्जांपल और देखते हैं इसका। जैसे आपका कोई क्लासरूम है, आप टीचर हैं और अपने बच्चों को आप पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पर दो ग्रुप हैं, फीमेल और मेल चाइल्ड के। तो आप फीमेल चाइल्ड को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उनको ज़्यादा पढ़ाते हैं, उनकी तरफ ज़्यादा अपना ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, अब यहाँ पर क्या है, फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। पहले वाले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसमें मेल को ज़्यादा थी, मेल चाइल्ड को। अब यहाँ पे फीमेल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो ये भी जेंडर बायस में आता है। मतलब किसी एक आप जेंडर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो मेल है या फीमेल है। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया है यहाँ पर जेंडर बायस का कंसेप्ट। नेक्स्ट आपका आता है कि एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है इसकी, कि हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं जिससे एजुकेशन में इसका ज़्यादा गलत प्रभाव ना पड़े, और एजुकेशन जो है वो ज़्यादा बेहतर हो सके। तो इसके लिए फर्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इसमें है टीचर शुड सी ऑल स्टूडेंट्स इन इक्वालिटी एंड इक्विटी। मतलब सारे स्टूडेंट्स को एक समानता की नज़र से देखना चाहिए टीचर को, उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, और उनको प्रॉपर सारा
प्रॉपर काम कर देना चाहिए, लैब का काम है, चाहे स्पोर्ट्स का है, कुछ भी है। बट हाँ, ये भी नहीं कि स्पोर्ट्स में आपने कुछ इतना हैवी उसको उठाने के लिए दे दिया लड़की को कि उसकी जो फिजिकल जो अपीयरेंस या फिजिकल फैक्टर जो है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो ऐसा ये भी नहीं करना है आपने। तो ये आपका इक्विटी में आ जाता है कि मतलब दोनों के साथ भेदभाव नहीं करना, लेकिन दोनों की जो कमजोरियां हैं मतलब उनसे भी ज्यादती नहीं करनी, आप ये कह सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, टीचर शुड डू डीप कन्वर्सेशन ऑन जेंडर रोल्स, की एक क्लास में क्या होना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को बिठा के इस टॉपिक पे बहुत डीप में चर्चा होनी चाहिए, ताकि बच्चों में भी इस चीज के लिए अवेयरनेस हो और वो इस चीज को समझ सके। और आपस में भी स्टूडेंट जो है वो भी क्या है, आपस में कई बार भेदभाव करते हैं, कई बार लड़के लड़कियों को चिढ़ाते हैं कि नहीं तुम ये गेम नहीं खेल सकती हो क्योंकि तुम लड़की हो, तुम ये काम नहीं कर सकती लड़की हो, तो ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो ये आपस में बैठ के उनको समझाना चाहिए टीचर को, और उनको ये भी प्रेरित करना चाहिए कि वो भी अपने घर जाके अपने पेरेंट्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली में इस टॉपिक को समझाएं और सोशल अवेयरनेस करें। ठीक है। नेक्स्ट है आपकी जो पेरेंट टीचर मीटिंग्स जो होती हैं, जो मंथली तो मोस्टली हर महीने के महीने होती ही होती हैं, अदरवाइज कई बार एसए एफए के बाद में होती हैं स्कूल्स में। तो वहाँ पर भी जब बच्चे बच्चे के पेरेंट्स आते हैं तो उनके सामने भी ये टॉपिक हर बार रखना चाहिए, एक काउंसलिंग होनी चाहिए पेरेंट्स की। बेशक से वो इसके बारे में अवेयर हैं, लेकिन फिर भी एक काउंसलिंग का छोटा सा सेशन मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए हर स्कूल में। तो ये बात आ गई आपकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन की। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट आपको होता है तो आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है ये वीडियो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर पहली बार देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।